कंप्लेनेंट ये बच्ची खुद आई थी, ना इसके साथ इसकी माँ थी ना और कोई बड़ा था। 13 साल की ये बच्ची थी और इसने आके जब कंप्लेन की कि इसका भाई इसको मिसयूज़ करता है, तो हमारे लिए भी हैरत की बात थी कि सगा भाई नहीं कर सकता कि ससुर के कोई भाई वाई वो भी आए। इनके वो बरादरी सिस्टम होता है ना, सारे जमा होने शुरू हो जाते हैं अगर किसी एक को गिरफ्तार करो तो। वो भी सब उसके लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि नहीं ये झूठ बोल रही, और डिसीजन लिया और फिर इस लड़की की हेल्प की। और बाद में ये दोनों बहुत अरसे तक ये दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आते रहे और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते थे कि आपने उस वक्त हमें प्रोटेक्शन दी है। इन्होंने ये कंप्लेन की कि इनकी बेटी जो थी कॉलेज गई थी पेपर देने के लिए और उसके बाद से घर नहीं आई। जब बच्ची आई आपके पास बिल्कुल शुरू में आई, उसने आगे आपको शिकायत की और आपने उसकी माँ को बुलाया, उसके बाद वो बच्ची घर गई है, तो उस वक्त तो उसका भाई वहीं रहता था? उस वक्त भाई वहीं था। तो क्या उसने उस वक्त इसके ऊपर कोई तशद्दुद, कोई प्रेशर नहीं किया? इस बच्ची से शादी करने के लिए माँ से की, पहले माँ से की, ताकि इस बच्ची के ऊपर सही हाथ साफ कर सके। ठीक है, मतलब शादी की तो नियत ही नहीं थी, शादी की नियत नहीं थी, असल उसकी इस बच्ची के ऊपर नहीं, गलत नियत थी। तो अगर इस तरह के केसेस होते भी है ना इन कैटेगरीज में, तो वो लड़कियों की कोई सुनता नहीं है। वो कहते हैं ये ऐसे ही अपने किसी मकसद में कर रही हैं। सौतेली बेटी के साथ ज्यादती और अगवा का इल्जाम, पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार इसमें। जी, ये भी बड़ा मुश्किल केस था क्योंकि उसमें आपके बेटी भाई थे। मोटिवेशन क्या थी भाई को कि एक तो घर में वैसे कोई नहीं है, फिर वीसीआर के ऊपर फिल्में और फिर फजूल फिल्में देखना, तो वो उन फिल्मों का असर इसके भाई के ऊपर होता था। तीनों में एक सुतेला बाप है, एक सगा भाई है और एक ससुर। ये वो रिश्ते हैं जिनके ऊपर रिलाई कर सकती है एक लड़की, लेकिन अगर उसको वहीं से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो और किधर जाएगी? बाहर के तो है ही भेड़िए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं उम्मत डिजिटल। आज हम बहुत अहम मौजू पे बात करने बैठे हैं, उन जराइम पर जिन जराइम में सगे रिश्ते और मोहतरम रिश्ते मुलविस होते हैं। वो रिश्ते जिन पे एतमाद किया जाता है और जिन पे भरोसा किया जाता है, जिनके हवाले हमारी बच्चियों को किया जाता है, और फिर वही रिश्ते जब भेड़िए बन जाएं तो क्या कुछ होता है। आज हमारा मौजू ये, मैंने अपने स्टूडियो में जहमत दी है एसपी लुबना टवाना साहबा को, बहुत मशहूर हैं, मारूफ हैं, आप जानते हैं। आज हम इनसे इन्हीं कुछ केसेस पे बात करेंगे जिसकी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनको पकड़ा और उन मुजरिमों तक वो किस तरह पहुँची, उन भेड़ियों तक जो अपने ही सगे मोहतरम रिश्तों को पामाल करते चले गए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, आप पहला तो सवाल तो यही होता है कि आप बाकी एसपी हैं। आपको देख के लगता नहीं है, आप माशाल्लाह पुलिस एहलकार को देख के लगता नहीं है कि इतना है। हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं बहुत संजीदा मौजू है, और मैंने पिछले दिनों एक सेंट्रल जेल में भी एक कैदी खातून का इंटरव्यू किया, तो उसने एक बात कही बड़ी अहम। उसने कहा कि अपनी सगों पर भी बेटियों के हवाले से एतमाद ना करें, सगे चचा सगे मामू पर भी। फिर आपके हवाले से जब मैंने ये सारी आपकी रिपोर्ट्स देखी जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट किया है, तो बाकी तो बहुत ख़तरनाक हालात है हमारे माशरे के। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है, और दिन ब दिन ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है। मतलब बाप बेटी, बहन भाई, ससुर बहू, ये हम कहाँ जा रहे हैं? मैं बताऊं, जब मैंने 94 में पुलिस ज्वाइन की थी और तकरीबन 3 साल ट्रेनिंग में गुजार के 96 में जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वुमेन पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में, तो उस वक्त की एसएचओ थी मैडम फ़ारूक सुल्ताना इंस्पेक्टर। वो मैं उस वक्त जो है ना लर्निंग उसमें थी स्टेज पे, तो ऐसे जब केसेस सुनती थी तो कुछ समझ आते थे कुछ नहीं। फिर मैं 97 में डिस्ट्रिक्ट मलीर में मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे कोई लेडीज सेल अलग से नहीं था। तो उस वक्त एसएसपी थे कैप्टन ताहिर नवीद साहब। उन्होंने फिर लेडीज सेल बनाया वहाँ पर। लेडीज सेल कहलाता था, बिल्कुल आप समझें कि एसएचओ वुमेन पुलिस स्टेशन वाली पोजीशन थी मेरी, और 16 थानों के जितने भी लेडीज़ मैटर थे वो वहाँ पर हमारे उस लेडीज़ सेल में आते थे। और वहाँ पे जब इस तरह के केसेस सामने आए तो आंखें खुली कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। और पहले तो ना मीडिया इतना फास्ट नहीं था, 97 में तो बस एक टीवी चैनल चला करता था, उस पर भी ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। और अखबारों में भी अगर कोई ख़बर आती भी थी तो उसमें कभी नाम वाम नहीं शो होते थे, वो नाम का पहला अल्फ़ाबेट या लगा देते थे। फिर उसके बाद 99 में जब मैं वुमेन पुलिस स्टेशन में एसएचओ लगी, तो तब बिल्कुल ऐसे दिलखराश किस्म के
ये केसेस आए जिसमें अजीब दिमाग घूमता था कि ये दुनिया किधर जा रही है या हमारा माशरा किधर जा रहा है। तो इन केसेस में बड़ी हकीकत है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 केसेस हैं यहाँ पर जो आपसे, मतलब एक मेरे ख्याल 97 के केस है जिसमें बहू के साथ ससुर ने जाती की। क्या केस था ये? हाँ, ये मेरा समझें आपके पहला केस इस तरह का था कि जिसमें मुझे खुद से डिसीजन लेने पड़े और ज़रा टिपिकल भी किस्म का था। 97 में मैंने जब लेडीज़ सेल का चार्ज लिया तो हमारे पास मुख्तलिफ़ थानों से केसेस आने शुरू हुए और एक दिन हमें सच्चल थाने की पुलिस मोबाइल जो है वो एक लड़की हमें हैंड ओवर करके गए और साथ उन्होंने ये कहा कि लड़की ख़ुदकुशी करना चाहती थी, इसलिए हम इसको लेकर आ गए, बाकी आप इसकी कार्रवाई कर दें इसके घर वालों को बुला के। तो मैंने उस लड़की से जब सवाल जवाब पूछने शुरू किए, बातचीत की, उसके वेयर अबाउट्स लेकर, मैंने अपने स्टाफ से कहा कि इसके घर वालों को बुला लें और इसको इसके घर भेज दें, छोड़ दें। तो लड़की ने कहा कि मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। तो मेरे लिए ये हैरत की बात थी कि बच्ची क्यों अपने घर जाने से अवॉइड कर रही है। उसके साथ फिर तफसीली बातचीत जब शुरू की तो उसने मुझे कहा, ये बताया कि उसका वो शादीशुदा है, उसकी अभी कोई औलाद नहीं है और उसकी 18 साल शायद उसकी उम्र है, 18-19 साल, और उसका शौहर इसी तरह 20-21 साल, 20-22 साल का उसका शौहर है और उसकी 2 नंदे हैं घर के अंदर और एक ससुर है। सास नहीं है उसकी, सास नहीं है घर में, फौत हो गई है या चली गई है। तो उसका जो ससुर है, इसके शौहर के जाने के बाद इस लड़की का ससुर इसको मिसयूज़ करता है अकेले घर में। तो ये बात बड़ी अजीब सी थी और लड़की के लहजे में इतनी ज़्यादा मासूमियत थी कि मुझे इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा। और मैंने जाके फिर इसका जो हमारे यहाँ तरीक़ेकार होता था कि अगर इस तरह का कोई वाक़या है तो जाके अपने डीएसपी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मैं अपने डीएसपी साहब के पास गई, एसडीपीओ कायदाबाद के पास, और मैंने उनसे कहा कि सर ये बच्ची है और इस तरह की ये कंप्लेन कर रही है तो हम इसकी एफआईआर काटेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि रहने दें लुबना, ये सब ऐसे झूठ बोलती हैं, इनकी आदत होती है ऐसे। उन्होंने माना ही नहीं? उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा झूठ बोल रही है, ऐसे ससुर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही होगी, कोई वजह होगी वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि लड़की सच बोल रही है। मैंने बहरहाल उसकी एफआईआर थाने में कटवाई और उसकी इन्वेस्टिगेशन खुद शुरू की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर उसके शौहर को बुलाया। उसका शौहर भी बड़ा यंग सा था और बहुत गरीब किस्म के लोग थे, एक कमरे का घर जैसे होता है उस तरह ये लोग रहते थे। जब मैंने उसके शौहर को बुलाया और उससे पूछा, पहले तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद कन्वेंस करने के बाद वो फिर इस बात पे उसने बताया कि हाँ ये इसकी बीवी जो है इसने भी अपने शौहर को इस तरह की कंप्लेनें 2-3 दफ़ा कर चुकी है कि ससुर उसको इस तरह हरास करता है और उसको मिसयूज़ करता है। तो जब इस बात से हमें मज़ीद लड़की के बयान की कंफर्मेशन हो गई। अब आई विटनेस तो कोई था नहीं क्योंकि घर के अंदर वो ये सब कुछ करता था उसमें। फिर पता चला कि इसकी 2 नंदे हैं जो कि माजूर हैं। माजूर इस तरह से हैं कि वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। वो बड़ी थी, जवान थी? वो बहुत जवान नहीं थी, लेकिन थी एक कोई 8-10 साल की थी, एक कोई थोड़ी सी बड़ी थी इस तरह। फिर हमने उनको भी कोशिश की उनसे बातचीत करने की, इशारों में हमने उनसे ये चीज़ भी पूछी जिसको उन्होंने वेरीफाई इस तरह से किया कि ये हमें समझा दिया कि जब भाभी घर में होती है तो जो बाप है उनका वो उसके कमरे में जाता है और इस तरह, क्योंकि देख तो सकती थी, वो सिर्फ बोल नहीं सकती थी। तो जब हमने ये वेरिफिकेशन भी कर ली उसके बाद फिर उसके ससुर को बुलाया, ससुर को गिरफ़्तार करके लेकर आए हम। तो एज़ यूजुअल पहले तो उसने इनकार किया कि वो कुछ भी नहीं ये झूठ है और ये लड़की गलत है, मुझे बदनाम कर रही है वगैरह। फिर उसके ससुर के कोई भाई वो भी आए, इनके वो बरादरी सिस्टम होता है ना, सारे जमा होने शुरू हो जाते हैं अगर किसी एक को गिरफ़्तार करो तो वो लोग भी आए, वो भी सब उसके लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि नहीं ये झूठ बोल रही। लेकिन मुझे यकीन था कि लड़की सच बोल रही। और फिर सबसे बड़ी उसके साथ उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसका अपना शौहर कर रहा था, जिसने बताया। उसने कहा कि एक दफ़ा मैंने अपने बाप को इस बात पे मना भी किया तो मेरे बाप ने मुझे 2 थप्पड़ लगा के परे कर दिया, चुप करा दिया। तो मैं ख़ुद भी छोटी उम्र का था, मैं अपने बाप के ही ज़ेरे असर था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें रेजिस्ट, और ना कोई हमारी बात पे यकीन करता था। बहरहाल हमने केस को अपना फाइनलाइज़ किया, इसका फ़ाइनल चालान दिया।
फिर हमने इसके ससुर को 164 के लिए आमादा किया कि इसका स्टेटमेंट करा दें। 164 वो होता है, पुलिस के आगे जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है वो 161 का बयान कहलाता है, 161 CPRC। और जो कोर्ट में होता है मजिस्ट्रेट के सामने, वो 164 का बयान कहलाता है। और अगर लोग अमूमन क्या करते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान देते हैं उससे मुकर जाते हैं कोर्ट में जाके, वो कहते हैं जी हमें मारा था, पीटा था, टॉर्चर किया था, तो इसलिए हमने जान बचाने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई नहीं होती। 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के कमरे में सिर्फ मुलजिम होता है जिसके खिलाफ बयान होता है और विक्टिम होता है, बाकी पुलिस को भी निकाल देते हैं कमरे से। अच्छा। सिर्फ 3 लोग होते हैं। ठीक है। ताकि ये कि एक तो उसकी प्राइवेसी रहे और कोई प्रेशर ना हो। फिर उसमें कोर्ट क्या कहती है कि उसको मुलजिम को टाइम भी देती है कि जो तुम कन्फेशन करने के लिए जा रहे हो तो इसमें तुम्हारे खिलाफ भी ये जा सकता है बयान। उसके बावजूद अगर कोई भी मुलजिम कन्फेशन कर लेता है तो उसके हिसाब से उसको सज़ा के लिए आगे रेफ़र हो जाता है वो। लेकिन अगर वो उसको कहता है कि नहीं जी मैंने तो ये तो किया ही कुछ नहीं है, तो फिर कोर्ट उसको मजबूर नहीं करती है कि नहीं तुम कन्फेस करो इस चीज़ को। अच्छा। उसको टाइम दे देते हैं फिर भी। ठीक है। तो इसको भी पहले टाइम दिया तो इसने मना कर दिया ये वो, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद इसने कन्फेस कर लिया था कि हाँ इससे ये गलती कुछ टाइम सुना दिया कि उसी दिन या अलग दोबारा गए? दोबारा फिर कन्फेस कर लिया था। फिर ये जेल चला गया था। जेल जाने के बाद फिर केस चलता है तो उसमें कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन हमें 14 दिन में क्योंकि चालान देना होता है तो हमें 14 दिन की कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो इसमें ये गिल्टी था और इसको सब लोगों ने बड़ा लान तान भी किया कि ये तुम क्या करते रहे हो। वो बच्ची भी, उसके माँ बाप भी बड़े गरीब थे। तो ये मेरा एक बड़ा अच्छा केस इस तरह से है, मैं इसको लेती हूँ कि एक तो ये कि मुझे अपने डिपार्टमेंट से भी इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी कि मैं इसके ऊपर करती, लेकिन मैंने खुद से जो समझा और डिसीजन लिया और फिर इस लड़की की हेल्प की। और बाद में ये दोनों बहुत अरसे तक ये दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आते रहे और ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करते थे कि आपने उस वक्त हमें प्रोटेक्शन दी है। उस वक्त ना कोई वुमेन प्रोटेक्शन था ना कुछ था, बस एक हमारे पास ये कानून 97 की बात है। 97 की बात है। तो मुझे इस वजह से हमेशा ये याद भी रहते हैं। वो लोग जो इस पहले दबाव मतलब इसके बाप की हिमायत कर रहे थे, उसके आसपास रिश्तेदार वगैरह, कभी उन्होंने आके माफ़ी नहीं मांगी कि यार हमसे गलत हम? हाँ किया उन्होंने। उसके देखिए जो लोग होते हैं ना, जब वो वाक़यात जब उठने शुरू होते हैं तो हकीकत सामने आनी शुरू होती है। तो जब ये हकीकत भी सामने आई तो वही जो इस शख्स के जो उस वक्त सिफारिश में आते थे गिरफ्तारी के टाइम पे, बाद में आके उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि ये इसका मुमताज़ नाम था इस आदमी का, कि मुमताज़ की गलत हरकत थी। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? बीवी उसकी चली गई, मर गई थी या चली गई थी, मर ही गई होगी, मुझे कंफर्म अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन उसकी बीवी घर में थी नहीं और उसके एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया था नहीं। तो वो ये उसको एक ये गरीब सी बहू अपनी मिली तो उसने इसी के ऊपर। और मैं आपको ये बताऊं कि जो इस तरह की लोअर कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत गुर्बत है वहाँ, और ये इस तरह की ये बरादरियाँ चल रही होती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ को इतनी मायूब भी नहीं समझी जाती। हाँ सिर्फ ये होता है कि इन चीज़ों की आवाज़ हर तक नहीं पहुँचती। लड़कियों को उनको चुप करा दिया जाता है, उन्हें डरा धमका दिया जाता है, तो वो इस वजह से अपनी बात बाहर निकाल नहीं सकती। और अगर कोई हिम्मत करके, साजिदा की तरह हिम्मत करके अगर कोई बताती भी है तो कोई उसकी बात पे अव्वल तो यकीन नहीं करता। जैसे वो डीएसपी ने नहीं किया, जैसे उसने डीएसपी नहीं किया, इस आदमी के, ये मुमताज़ के अपने रिश्तेदारों ने नहीं किया, सबने उस लड़की को ही ब्लेम करते थे। एक मैं थी वाहिद जो मैं कहती थी नहीं ये लड़की सच कह रही है, और मैंने फिर स्टैंड किया। तो ये जो अगर इस तरह के केसेस होते भी हैं ना इन कैटेगरीज में, तो वो लड़कियों की कोई सुनता नहीं है। वो कहते हैं ये ऐसे ही अपने किसी मकसद में कर रही हैं या ऐसे ही कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं। उनको वो रियलाइज़ ही नहीं करते कि उनके साथ कितनी ज़्यादती हो रही है। और ज़्यादती करने वाला कौन होता है? वही जो उसका सरपरस्त है। शादी के बाद देखें जो लड़की का सरपरस्त होता है वो उसका शौहर होता है या शौहर की फैमिली होती है। शौहर की फैमिली में भी उसका ससुर और उसके अपने बाप की तरह ही होता है। अब अगर वही ऐसी हरकतें उससे शुरू कर दे तो किधर जाएगी? मतलब हम उसके अंदर कोई शर्म हया, कोई गैरत नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और उसको कोई एहसास भी नहीं था कि वो गलत काम कर रहा है। उसकी जो उस वक्त हम बॉडी लैंग्वेज देखते थे, उसकी खुद की भी 2 सगी बेटियां थी। हाँ 2 सगी बेटियां थी, लेकिन वो छोटी थी, शायद वो
उनके ऊपर ना आता हो, हालांकि और ये भी हो सकता है कि कभी उनके साथ भी वो ऐसा कर जाता, क्योंकि वो तो वैसे ही कुछ नहीं कह सकती थी, बोल वो सकती कुछ थी, नहीं बोल सकती, किसी को बता नहीं सकती थी। तो जो ऐसी कैटेगरी में लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा भी करते हैं। इसकी वजूहात में एक तो वजह ठीक है हमें नज़र आ रही है कि उसकी बीवी नहीं थी या उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन इसकी वजूहात में वो माहौल भी है जिस माहौल में लोग रहते हैं, एक छोटे से घर में, एक या वो गुफ्तगू का महवर, वो सारी चीज़ें वो भी है। देखिए ये चीज़ भी है कि जो अब ये छोटे एरियाज़ में आप चले जाएं तो वहाँ एक एक कमरे का घर होता है, नॉर्मली एक कमरा होता है या आगे एक सहन होता है, एक वॉशरूम होता है छोटा सा या किचन होगा, और या 2 कमरे हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर वहाँ पे अच्छा, फिर ऐसे लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट होती नहीं है। तो अब मैं इसका ये भी एक असर पड़ता है इन चीज़ों से। इसी तरह आपने इन्वेस्टिगेट किया, मैं ख्याल में शायद 99 की बात है कि सगी बहन के साथ रेप किया एक भाई ने, ये भी केस बड़ा ख़तरनाक है। ये भी बड़ा उलझा हुआ केस था। उलझा हुआ से मुराद ये था कि यकीन ना आने वाला, ये 13 साल की बच्ची थी और इसका भाई इसी तरह था, इससे कुछ थोड़ा सा बड़ा था, 5-6 साल बड़ा होगा शायद। ये कहाँ का था? ये था कराची कैंट के एरिया में ये लोग रहते थे। मैं SHO वुमेन पुलिस स्टेशन थी साउथ में, ठीक है। हमारी जुरिडिक्शन पूरे कराची की थी। तो ये हमारे पास कंप्लेनेंट, ये बच्ची खुद आई थी, ना इसके साथ इसकी माँ थी ना और कोई बड़ा था। 13 साल की ये बच्ची थी और इसने आके जब कंप्लेन की कि इसका भाई इसको मिसयूज़ करता है, तो हमारे लिए भी हैरत की बात थी कि सगा भाई नहीं कर सकता। तो बहुत दिन लगे थे इसको ये बात हज़म करने में हमें भी, कि भाई एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो जब भी हमसे उसने बात की, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करती थी और वो इंसिस्ट करती थी कि उसके भाई के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए, सिर्फ कंप्लेन नहीं सुनी जाए, कानूनी कार्रवाई भी की जाए। बहरहाल लड़की से हमने FIR काट दी थी, ठीक है, FIR तो हमें काटनी नहीं। थी। आप जब पहली दफ़ा बच्ची आपके पास आ गई तो क्या फौरी एक्शन लिया आपने या आपने थोड़ा? हाँ नहीं, हम देखें ये मैटर ऐसा है कि रेप का केस है, ठीक है, और रेप तो एक पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है अगर किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लग जाए। तो बेहतर होता है कि हम उसको पहले जज करें कि हाँ ये कितना सही है, और फिर सगा रिश्ता बीच में इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने जब इस बच्ची का पूरा स्टेटमेंट लिया, फिर इसकी वालदा को बुलाया, तो इसकी वालदा ने आके खूब इसको, बच्ची को भी डांटा, अपनी बेटी को, कि तुम किधर आ गई हो, तुम कैसे यहाँ तक पहुँची, और हमें भी ये कहा कि ये झूठ बोल रही है और ये वो। लेकिन हमें लग रहा था कि कुछ है ऐसा। बहरहाल FIR काट के फिर हमने इसकी माँ का बयान लिया, उसने टोटली मना किया कि नहीं मेरी लड़की ऐसे ही, इसका दिमाग सही नहीं है, झूठ बोल रही है और गलत बयानी कर रही है, अपने भाई को फंसा रही है। फिर हमने यहाँ ये भी चेक किया कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, उस पहलू पे भी हमने गौर किया। वो चीज़ भी बीच में आई सामने कि उसकी भी किसी से दोस्ती है, 13 साल की बच्ची की दोस्ती है। लेकिन फिर इस लड़की का मेडिकल भी करवाया, मेडिकल भी लड़की के हक में आया। फिर हमने इसके भाई का भी मेडिकल करवाया था। उस वक्त DNA फ़ौरन नहीं आता था। अच्छा। उस ज़माने में DNA तो अब बहुत इन हुआ है ना, तो उस वक्त तो काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ता था। बहरहाल इसके भाई का भी फिर हमने मेडिकल कराया था। फिर इसकी एक फूफी थी, वो वकील थी, वो भी इस बच्ची की, तो वो भी हमारे पास थाने में आती थी, हमें कन्वेंस करती थी कि नहीं ये झूठ बोल रही है। लेकिन आप यकीन करें कि जितनी दफ़ा हमने इस बच्ची को लेके कन्वेंस किया, हमने इसमें NGOs को भी डाला, ताकि हो सकता है अगर ये पुलिस के सामने कुछ ऐसा कर रही है तो इसमें हमारी जो दूसरी ये कोऑपरेट करती हैं हमारे साथ NGOs, हमने उनकी लड़कियों को भी बुलाया। हमने कहा आप अपने तौर पे इससे पूछें कि ये क्या कह रही है। लेकिन लड़की टच से मस नहीं होती थी। वो कहती थी इसका भाई, इसका नाम मेरे जहन में अभी नहीं है, तो इसका भाई ही इसका डिफ़ॉल्टर है। अच्छा, फिर हमने सिनेरियो मालूम किया कि आखिर ये किस तरह से होता है। होता ये था, उस ज़माने में VCR चलता था, तो इसकी माँ जो थी वो कहीं नौकरी करती थी, बाप नहीं था इस बच्ची का। तो माँ तानिया नाम है। हाँ, तानिया इसका नाम है। बाप जो था वो नहीं था, इंतकाल हो गया था, और माँ जो है वो बच्चों की परवरिश करती थी और माँ नौकरी पे चली जाती थी। एक और इसकी बड़ी बहन थी, वो भी पढ़ने चली जाती थी, ये भी स्कूल में उस वक्त थी किसी, और भाई जो था वो भी कहीं नौकरी करता था, लेकिन वो देर से जाता था। अब सुबह के टाइम घर में सिर्फ ये 2 होते थे। अच्छा। तो ये कहती है अक्सर जब मैं घर की सफाई वगैरह करती थी और जो भाई वाले कमरे में जाती थी, तो वहाँ पे भाई जो है इसके ऊपर हाथ साफ करता था
और इसका मोटिवेशन क्या थी भाई को कि एक तो घर में वैसे कोई नहीं है, फिर वीसीआर के ऊपर फिल्में और फिर फजूल फिल्में देखना, जिस ठीक है, तो वो उन फिल्मों का असर इसके भाई के ऊपर होता था। इनकी फैमिली, इस बच्ची को अपनी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं थी। हमने इसकी दूसरी बहन को भी बुला के उससे भी कुछ सवाल पूछे कि भाई तुम भाई ने कभी तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत की हो, ऐसा तो नहीं कि ये अपने किसी बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए इल्ज़ाम लगा रही है उस पर। भाई को इल्ज़ाम लगा रही हो। जैसे इसके भाई का कहना था कि जी ये इसका दोस्त है, मैं इसे मना करता हूँ उससे बात करने को, सबसे आसान तो ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि एक तो देखिए आपको एविडेंस कलेक्ट करना होता है ऐसे केसेस के लिए। एक तो खुद विक्टिम होती है, फिर विक्टिम को सपोर्ट करता है उसका मेडिकल। अब मेडिकल के बाद फिर आता है कि कौन इसके साथ ये रिलेशन कायम कर रहा है, तो वो अगर वो बंदा अवेलेबल है तो उसका हम सैंपल वगैरह लेके और वो दे देते हैं कि अगर, लेकिन अगर ये तो उस सूरत में होगा कि जब कोई फ्रेश केस होता है, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री चल रही है तो उसमें फिर वो फौरी तौर पे ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फिर आई विटनेस लिए जाते हैं। अब ऐसे मामलात में आई विटनेस कोई नहीं होता अमूमन, बहुत कम कोई केस मिलेगा। तो जब घर में हो ही 2 लोग, फिर देखा जाता है कि भाई ये लड़की कोई क्या इससे पहले किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, झूठ तो नहीं बोलती, कितनी सच्ची है, सिनेरियो क्या चल रहा है। तो जो इसने सिनेरियोज बताए थे वो समझ में आते थे कि कमरा है, घर के अंदर कोई नहीं है, वीडियो लगी हुई है, उसका असर आ रहा है, दोनों जवान है, तो यूँ गलती हो सकती है। तो ये फिर हमने इसमें वही किया था कि अपने सारे स्टेटमेंट लेके, विटनेसेस लेके, जो भी अवेलेबल हमारे पास एविडेंसेस थे, हमने इसको कोर्ट में अपना चालान कर दिया था। केस चलता रहा काफ़ी अरसे, लेकिन इस दौरान ये बच्ची कहाँ रही? फिर बच्ची अपने घर चली गई थी, तो लेकिन हमने उसके घर वालों को, लड़का अरेस्ट हो गया था, लड़का जेल चला गया था। अच्छा, हाँ, लड़का जेल चला गया था। फिर हमने इसकी माँ को भी वार्निंग दी थी कि आपने बच्ची के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि देखिए अच्छा अगर कोई झूठा बंदा हो ना, जैसे हम सोचते भी हैं, देखते भी हैं, एक बंदा झूठ बोल रहा है तो वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 4 हफ्ते कंटिन्यू अपने झूठ को चलाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी जगह आ जाएगी कि जहाँ उसका झूठ फंस जाएगा। तो हमने इसके साथ ये प्रैक्टिस भी की। हमने सिर्फ अपने थाने में ही नहीं इसका इंटरव्यू किया, हमने कुछ NGOs की मदद भी ली, जो साइकाइट्रिस्ट होती हैं ये, हमने उनकी भी मदद ली, उनको भी बुलाया, बच्ची का दिमागी तवाज़ुन को भी हमने चेक करवाया कि ये कितना कोई प्रेशर में आके तो नहीं कर रही, इसके पीछे कोई इसका मोटिव तो नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ भी नहीं। तो मतलब हमने इस बच्ची को हर तरह से चेक तो इसका किया। भाई जब बिल्कुल शुरू में जब बच्ची आई आपके पास, बिल्कुल शुरू में आई, उसने आगे आपको शिकायत की और आपने इसकी माँ को बुलाया, उसके बाद वो बच्ची घर गई है, तो उस वक्त तो उसका भाई वहीं रहता था? उस वक्त भाई वहीं था। तो क्या उसने उस वक्त इसके ऊपर कोई तशद्दुद, कोई प्रेशर नहीं किया उसने? प्रेशर इस बच्ची के ऊपर बहुत था, इसकी अपनी फैमिली, मैं यही आपको बता रही हूँ, जो लास्ट हमने जो डिसीजन फिर अपना कंटिन्यू रखा था, क्योंकि बच्ची के ऊपर इतना प्रेशर था। और एक आप सोचें कि एक 13 साल की बच्ची अपने घर के अंदर अपने भाई का प्रेशर भी फेस कर रही है, अपनी माँ का भी, अपनी फुप्पी का भी, अपनी बहन का भी, तो उसके बावजूद वो अपनी बात पर अटल थी। वो कहती थी कि ये ही है उसका डिफॉल्टर। और उस बच्ची ने उस 4 दीवारी के अंदर उस तमाम प्रेशर को बर्दाश्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। यानी कि उसको इतना कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर? बिल्कुल था, उसे हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था और हमें भी उसके ऊपर था कि हमें इसकी मदद करनी है। अगर ये झूठ बोल रही है तब भी उस झूठ को सामने लाएं, और अगर ये सच बोल रही है तो हम उस सच को सामने लेकर आएं, और अगर वाकई इसका भाई डिफॉल्टर है तो हम उसको उसके भाई ने क्या एक्सेप्ट किया, जो मजिस्ट्रेट के सामने क्या उसने? नहीं, उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था, वो यही करता था, लेकिन हमें लगता था कि ये झूठ बोल रहा है। तो जेल चला गया, उसके बाद केस चला, तब भी नहीं किया उसने? तब भी नहीं किया उसने। अब उसका जो अगला स्टेज जो था वो फिर कोर्ट में होता है, कोर्ट में केस चलता है, वहाँ पे एविडेंस होते हैं, वो वहाँ से फिर फैसला आ जाता है। अगर पता नहीं उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं ट्रांसफ़र हो गई थी वहाँ से। अच्छा। दूसरे ज़िले में चली गई थी, तो वहाँ की किसी केस को पकड़ने के लिए तो क्या अच्छी, मतलब हैरत है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात आपने की इस वक्त कि वो जो फिल्में VCR पे देखा करता था, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, बहुत ही एक्सेस बहुत आसान है आजकल। आसान है। उसने उस इंसान को जानवर बना दिया, भेड़िया बना दिया, उसको अंदर से वो तमीज़, तहजीब, वो एहतराम, वो रिश्ते ख़त्म कर दिए उसने। वो उस दौर की बात बता रही हैं आप जिस दौर में VCR था। देखिए ना, आप देखें इंसान के साथ शैतान बिल्कुल उसके साथ है, हर पल उसके साथ होता है।
और कहते हैं बहकने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता काफी है होता है। कि जब शैतान जो है इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। फिर अब आप ये देखें कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, घर बिल्कुल खाली है, जवान बहन है घर में, जवान ही हो गई ना, 13 साल की, बड़ी तो हो गई, और फिर भाई है वो भी तकरीबन उस वक्त 20-22 साल का तो था वो लड़का, और फिर एक मौका मिल रहा है, फिर वो ऐसी मूवी अगर देख रहा है उसमें, और उस मूवी के दौरान ही वो आ जाती है, वो कमरे की सफाई करती थी, कहती थी एक दफ़ा ऐसा हुआ उसे नहीं अंदाज़ा हुआ कि क्या हो रहा है। फिर जब वो रेगुलर ये चीज़ होने लगी थोड़े थोड़े अरसे बाद, तो उसे महसूस हुआ कि ये गलत हो रहा है उसके साथ। तब उसने कंप्लेन ये की, और बड़ी हिम्मत की इसने और हिम्मत उसने की कि वाकई। वहां तक पहुंच गई। उसको किसने बताया कि पुलिस तक पहुंचे, कुछ बताया उसने? उसने तो मेरे अमूमन इस उम्र की हाँ। बच्चियों को नहीं पता होता। उसने अपनी किसी दोस्त वोस्त के साथ जिक्र किया था इस अच्छा। तरह से। तो अब थोड़ा सा टीवी के ऊपर भी ऐसे आ जाता है, खबरों में भी, उसकी दोस्त कोई अवेयरनेस रखती थी इस बारे में, तो उसको ये आया कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और उस ज़माने में मैं आपको बताऊं, हमने पुलिस स्टेशन के बहुत प्रोग्राम चलवाए थे टीवी पर। जब मैं SHO वुमेन लगी थी, और उससे पहले 94 में वुमेन पुलिस स्टेशन जब कायम हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मशहूरी की गई थी उसकी, ताकि लोग इधर आएँ। जब 97 में मैंने चार्ज लिया था, तो मैंने स्पेशली जो उस वक्त तो सिर्फ एक PTV होता था, ठीक है, जी जी। तो हमने PTV वालों से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी जो है ना ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, इसका थोड़ा सा लोगों को पता चले। हम उसमें यही बताते थे कि जिन लोगों को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, तो वो बेधड़क वुमेन पुलिस स्टेशन में आएँ और अपनी कंप्लेन करें। और इससे बड़ा फ़र्क भी पड़ा। हमारे बहुत ज़्यादा उन दिनों प्रोग्राम चले थे, छोटे छोटे। फिर उन दिनों पसे आईना चला था, पसे आईना चला, बहुत मशहूर पसे था। आईना जब चला था, तो उससे बहुत ज़्यादा वुमेन पुलिस की एक तरह से जो है ना एडवर्टीजमेंट हो गई थी, और बहुत लोग आते थे। मेरे पास सिर्फ एक यही केस नहीं था इतनी बच्ची का, मेरे पास 3-4 केसेस आए थे, जिसमें इतनी उम्र की लड़कियां 13-14 साल से लेके 15-16 साल तक, और वो बाकायदा थाने में आई और आके उन्होंने अपनी मुख्तलिफ नौयत की कंप्लेनें हमारे पास रजिस्टर्ड कराई। तो ये एक वो उनको एक रास्ता आपने भी एक मिल और, गया। मैं भी देख रहा था आपका ये शायद 99 का केस है, जिसमें आपने इन्वेस्टिगेट किया है सौतेली बेटी के साथ और जाती और अगवा का इल्ज़ाम, पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार इसमें, जी, ये भी बड़ा मुश्किल केस था, क्योंकि उसमें तो आपके बेटी भाई थे। पेटी भाई था। और अच्छा, जब इसमें मज़े की ये बात है कि ये इंस्पेक्टर थे, इसमें कंप्लेंट सेल के खुद इंचार्ज भी थे, और इन्होंने दूसरी शादी की हुई थी। तो इनकी जो दूसरी वाइफ के पहले शौहर से एक बेटी थी, वो उस वक्त यही 18-19 साल की थी, 18 साल शायद उसकी एज थी। तो इन्होंने मिसिंग कंप्लेन उसकी करवाई थी कि हमारी बेटी जो है ये किडनैप हो गई है, और ये इंस्पेक्टर साहब खुद आए थे थाने में अपनी बीवी के साथ उसकी मिसिंग कंप्लेन करवाने के लिए। अच्छा, क्योंकि ख़ुद भी इनका पुलिस से ताल्लुक़ था, तो इन्होंने डायरेक्ट FIR नहीं कटवाई उस दिन। इन्होंने आके सिर्फ जो हमारी होती है रोज़नामचे पे एंट्री होती है, रोज़नामचे की रिपोर्ट, इन्होंने कंप्लेन दी, हमने उसको रोज़नामचे पे एंटर किया, इनकी कंप्लेंट लेके अपने पास रखी, और उसके ऊपर शुरू कर दिया, ठीक है, काम तलाश का। अब उसमें तकरीबन 15 दिन के बाद फिर ये इस दौरान में ये 2-3 दफ़ा हमारे थाने पर आए अपनी वाइफ के साथ, यही बताने कि जी अभी तक हमारी बच्ची नहीं मिली। अमूमन क्या होता है मैं आपको बताऊं, इन्होंने ये कंप्लेन की कि जी इनकी बेटी जो थी कॉलेज गई थी पेपर देने के लिए, और उसके बाद से घर नहीं आई, ठीक है, कॉलेज से गायब हो गई। हम अपने तौर पे तलाश करते रहे, अभी तक नहीं मिली। फिर यूं करते रहे कि अच्छा ठीक है जी अभी FIR नहीं काटते, हम इसको तलाश करेंगे। 15 दिन के बाद इनकी वाइफ आई अकेली हमारे पास थाने में, और उसने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी बेटी को मेरे शौहर ने गायब कराया है। अच्छा, उनकी बीवी के बयान पे फिर FIR हमने काटी। FIR काटने के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन दी, ASI ज़किया, सब इंस्पेक्टर ज़किया मलिक थी उसके नाम पे की, उसने फिर अपने जब इसकी तलाश शुरू की, तो पता चला कि 4-5 दिन के बाद ये लड़की रिकवर हो गई थी, तलाश करते करते करते। कहाँ से? जब ये लड़की रिकवर हुई, ये किसी इसको एक, बल्कि लड़की रिकवर किस तरह से हुई थी, इसकी माँ के पास ये लड़की खुद पहुँच गई थी। अच्छा, तलाश हमारी जारी थी, प्रेशर हमारा छोड़ था, दिया वहाँ से, उसने वहाँ से इसको छोड़ दिया। लड़की ने आके अपनी माँ को बताया कि उसका किडनैपर उसका सुतेला बाप है, ठीक है। अब वो किस तरह से हुआ, जब लड़की कॉलेज से निकली थी तो इसके बाप ने ऑलरेडी 2 लोगों को एंगेज किया हुआ था एक गाड़ी के साथ,
वो उसके कॉलेज पे पहुंचे और उसको बोला कि चलो तुम्हारे ये घर से गाड़ी आई है, बुलवाए, इस तरह करके उसको गाड़ी में डाल के फिर किसी नामालूम मकाम पर ले गए। फिर वो ये क्या करते थे कि एक दिन एक जगह रखनी, 2 दिन दूसरी जगह रखनी। अब वो बच्ची जो है गैर लोगों के साथ वो मुख्तलिफ जगहों पे वो रही। और मुख्तलिफ जगहें कौन सी थी, जो बिल्कुल कच्ची आबादियाँ होती हैं ना, इस तरह के घरों के अंदर वहाँ पे छुपाए हुए थे। और उस दौरान में फिर ये जो इसका सुतेला बाप था, ये उस लड़की से मिलने वहाँ पर गया, उसको कन्वेंस करना चाहता था, उसको रेप की नीयत थी इसकी। जब वो अटैम्प्ट इसने किया, फिर वहाँ से लड़की किसी तरह से उसको मौका मिला, वो अपनी माँ तक पहुँची थी। अच्छा। जब माँ तक पहुँची तो फिर उसकी माँ इस बच्ची को लेकर हमारे पास आई और उसने बताया कि जी ये वो जो उस वक्त रिपोर्ट करवाई थी वो उसकी सारी बददयानती थी, वो खुद मुलविस है, वो खुद मुलविस है, उसी ने अगवा करवाई थी और उसने जानबूझ के FIR नहीं कराई थी, क्योंकि ये आदमी इस बच्ची के साथ बुरी नीयत रखता था और इससे शादी करना चाहता था। अब एक तरफ माँ है और एक तरफ बेटी। अच्छा, उसे माँ से शादी करने के लिए, इस बच्ची से शादी करने के लिए माँ से की, पहले माँ से की, ताकि इस बच्ची के ऊपर सही हाथ साफ कर सके। ठीक है, मतलब शादी की तो नियत ही नहीं थी, शादी की नियत नहीं थी, असल उसकी इस बच्ची के ऊपर नहीं, गलत नियत थी उसकी। ठीक है। फिर हमने इसके, अब जब ये बयान सामने आ गया और हमारे एफर्ट्स अपनी जगह सारे थे, फिर उस लड़की को लेके हम उस जगह गए जहाँ जहाँ उसको रखा गया था, जो जो उसको याद थी। फिर हमारी जो पुलिस पार्टी थी वो उस जगहों पे गई, वहाँ से उन लोगों को भी उठाया जहाँ जहाँ उसे रखा गया था, उनके स्टेटमेंट लिए पूरे। तो उन लोगों ने भी इसके साथ किया कुछ? उन्होंने कुछ नहीं किया इसके साथ, सिर्फ सुतेले बाप ने। फिर हमने इसके सुतेले बाप को, उसको अरेस्ट किया। जब ज़ाहिर वो हमारा, जबकि वो इंस्पेक्टर था, ऑन ड्यूटी था, अपने ऑफिस आता जाता था। तो जब उसको फिर हमने थाने बुलाया, थाने बुला के हमने उसको गिरफ़्तार किया बाकायदा और उसे बताया कि आप इस केस में इन्वॉल्व हैं। तो पहले तो उसने मना किया, उसने कहा मैं तो खुद इसका बाप हूँ, ये है वो है। जब हमने एविडेंस सामने रखे और फिर मेरी उससे बात भी हुई, मैंने कहा आप खुद पुलिस में हो, आपको नहीं पता कि अगर एक किडनैपिंग होती है तो उसकी फौरी तौर पे FIR होनी चाहिए, आपने 15 दिन डिले क्यों करवाया? क्योंकि 15 दिन आप उसके पास जाते रहे वहाँ पर। तो वो बड़ा अच्छा था, इस पे प्रेशर भी काफ़ी था कि भाई पुलिस का बंदा है, पुलिस की बदनामी होगी तो इसको ना इन्वॉल्व करें या कुछ। फिर आपस में उनकी भी कोई सेटिंग शुरू होनी हो गई कि वो इसकी माँ ने कहा कि मैं तो इसके साथ नहीं रहूँगी। केस नहीं ख़त्म हुआ, केस चला। ठीक है। हम केस कभी ख़त्म नहीं करते थे, हमारी ये क्वालिटी थी वुमेन पुलिस स्टेशन की कि हम कभी भी इस तरह के उसमें ना, हम कहते थे जो गलत काम हुआ है उसकी FIR भी होगी, उसका चालान भी देंगे। बाकी अगर कोई समझता है कि उसने नहीं किया तो वो जाके कोर्ट में प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। अच्छा, उसकी माँ ने फिर कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी? फिर हाँ, बाद में हमें ये पता चला था कि उसकी माँ ने उससे तलाक ले ली थी। ठीक है। इस इंस्पेक्टर से, और इंस्पेक्टर तो जेल चला गया था और उसके ऊपर तो पूरा वाजे हो रहा था इसका। हमने पूरा वो मेडिकल इसका भी करवाया, उस बच्ची का भी करवाया, फॉर्मेलिटीज़ हमने अपनी पूरी की थी और ये डिफ़ॉल्टर था उसके अंदर। पता चल जाता है ना जब सिफारिश आती है, तो डिफ़ॉल्टर ही सिफारिश कराता है ना। तो बच्ची का आपने बयान लिया, बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने यही बच्ची नहीं तो हमें बताया, सारी चीज़ें बताई कि किस दिन किस जगह पे रखा, कौन सी गाड़ी में लेके गए, गाड़ी के अंदर कितने लोग थे। उस वक्त पीली टैक्सी हुआ करती थी, येलो कैब। तो येलो कैब में इसको लेके गए। फिर पहले एक जगह थी, वहाँ पे वो दो लड़के थे, उन्होंने वहाँ पे रखा इसको 2 दिन। फिर वहाँ से 2 दिन के बाद फिर मूव किया, किसी और जगह लेके गए। 3 जगहें थी जो इसने हमें आइडेंटिफाई की थी कि भाई यहाँ पर हमें रखा है। और हम वहाँ गए, वहाँ पे एक घर में तो एक फैमिली भी थी, जैसे कोई 2 औरतें थीं और इस तरह। और उसके बाद 2 घर ऐसे थे जहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ ये आदमी थे। और वहीं उन घरों में ये आता था इंस्पेक्टर मिलने के लिए। इसको पहले तो कन्विंस करता रहा कि किसी तरह वैसे मान जाए, लेकिन वो खैर बड़े ख़तरनाक केसेस हैं। आपसे हम चाहेंगे कि आपके और केसेस भी, जो इस पूरे आपकी जर्नी है, पूरी आपकी पुलिस की लाइफ है, इस दौरान जो इन्वेस्टिगेशन की, हम रफ्ता इस पर हम बात करें, एक ही केस को लें। अच्छा, हमारा मकसद केस लेने का हरगिज़ ये नहीं है कि हम इसको कोई मिर्च मसाला लगा के आगे बताएं, पर मकसद ये कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है और किस किस्म के भेड़िए घूम रहे हैं हमारे माशरे में। देखिए, मैं स्पेशली आजकल, ये तो अभी मैं आपको तकरीबन कोई 25 साल पुरानी बातें बता रही हूँ, ठीक है, जब मैं पुलिस में आई और ये केसेस कर रही थी।
मुझसे पहले भी बहुत इस तरह के वाक़यात, जब मैं पुलिस स्टेशन में आई थी उस वक्त, मतलब ये कोई अच्छे फ़ख्रिया केसेस नहीं है, लेकिन हम सिर्फ पब्लिक को अवेयर करने के लिए इनका जिक्र इसलिए करते हैं कि पहले ये बड़ा होता था कि जी अब इन टॉपिक पे बात नहीं करनी। हमारे मेल कोलीग होते थे ना, हम उनसे भी ज़रा शर्माते थे इस पे बात करते। बिल्कुल। लेकिन फिर जब एनालाइज किया कि अगर कोई ऐसा केस आता है तो डॉक्टर्स के पास अगर कोई केस आता है तो वो उस वक्त मेल और फीमेल का नहीं तस्वुर करते कि ये औरत ने डिस्कस करना है या आदमी ने। बिल्कुल। तो हम भी इसी तरह अपने मेल कोलीग के साथ बाज़ दफ़ा इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे कभी अगर हमें किसी सीनियर से कोई राय लेनी है तो हमें उसको ये बताना पड़ता है, या हमें इसकी लीगल ओपिनियन चाहिए होती है कि भाई ये केस है, अब इसके ऊपर ये सेक्शंस लगती हैं, ये एविडेंस है, हम इसको कैसे करें। तो हमें जो हमारा लीगल फोरम होता है, लीगल डीएसपी होता है, वो हमें फिर गाइड करता है कि इसमें ये एडिशन कर लें, ये चीज़ ख़त्म हो सकती है, ये बढ़ सकती है वगैरह। हमें प्रोसेस को वो पूरा बताते करना हैं। पड़ता है। ये हमें बेसिक अवेयरनेस के लिए हम ये केसेस इसलिए डिस्कस करते हैं कि इन सारे केसेस में आप देखें कि कहीं ना कहीं सगा रिश्ता या वो रिश्ता इन्वॉल्व हो रहा है जिसके ऊपर एक लड़की डिपेंड करती है, भरोसा करती है। तीनों केसेस में 3 लड़कियों के ये केसेस हैं हमारे पास, ठीक है। एक बहन है, एक बहू है और एक सुतेली बेटी है। और तीनों में एक सुतेला बाप है, एक सगा भाई है और एक ससुर है। ये वो रिश्ते हैं जिनके ऊपर रिलाय कर सकती है एक लड़की, और करती भी है। लेकिन अगर उसको वहीं से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो और किधर जाएगी। बाहर के तो है ही भेड़िए, लेकिन यहाँ तो घर के अंदर छुपे हुए भेड़िए बैठे हुए हैं अपने ऊपर नकाब डाल के। तो अच्छा, अब यहाँ पे उन जो घरों के अंदर लेडीज़ हैं, उनका भी कुछ काम है कि वो अपनी बेटियों को इतना अवेयर करें इन चीज़ों से कि उन्होंने किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर नहीं। देखें, ये सिर्फ एक ये तो सगे बहन भाई का केस है ना, हमारे पास और केसेस, अभी जब मैं पुलिस में हूँ तो सगा बाप और बेटी और उससे बच्चा पैदा होना, ये अभी पिछले दिनों, ये 2021 में मेरे पास कंप्लेन आई थी। नाना और नवासी, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी नवासी भी प्रेग्नेंट हो जाए अपने सगे नाने के साथ। इससे ज़्यादा कौन होगा भाई? कौन होगा? फिर सगे बहन भाई, उनसे भी बच्चा पैदा हो जाए। ये वुमेन थाने के वो केसेस हैं कि जो जिस वक्त मैंने पुलिस ज्वाइन की है तो उन दिनों ये केसेस वहाँ पे डील हो चुके थे। और ये हमारे माशरे में, और ये हमारे ही माशरे, हम कोई मगरबी माशरे की बात नहीं कर रहे, यहाँ अपने माशरे की बात कर रहे हैं, अपने माशरे की बात कर रहे हैं। ये जो हमने 3 केस किए, इसमें चलो एक तो बहू थी तो ससुर से उम्मीद की जा सकती है उसकी नज़र ख़राब हो जाए। एक था सुतेला बाप, उसकी भी नज़र ख़राब हो सकती है। सगा भाई, और फिर बाद के जो हालात हैं उसमें सगे भाई से नाना, फिर नाना के बाद अमूमन क्या होता है कि अब लड़कियां नौकरी कर रही हैं तो वो अपने बच्चों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़ जाती हैं, या वो ससुर होगा या वो नाना होगा या वो चाचा होगा या वो मामू होगा। अब अगर वहाँ से ऐसी हरकतें शुरू हो जाएं तो इसके लिए अब ये चले, ये तो छोटी बच्चियाँ थी ना सारी, तो लड़कियों को इतना अवेयर खुद भी होना चाहिए कि वो रिश्तों के ऊपर अब उतना भरोसा ना करें जितना पहले हुआ करता था। पहले मीडिया नहीं था, मीडिया में ये बुराई में नहीं कह रही कि ऐसे सोर्सेज नहीं थे, एक्सेस है, अब एक्सेस बहुत आसान है। सोर्सेज नहीं थे ऐसे कि इन चीज़ों तक पहुंचा जाता था। कंबाइंड फैमिलियां रहती थी, किसी को ऐसे मौके कम मिलते थे। अब तो हर घर के अंदर हर बच्चे का कमरा अलग है, फिर हाथ में पूरा नेट है उसके, हर कुछ देख सकता है। तो अब और पहले वाले में फ़र्क है। तो अब उतना ही ज़्यादा जो है ना लड़कियाँ और औरतें, उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसे मामलात को। हम तो खुद, मैं बहरहाल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतना वक्त दिया, और हकीकत ये कि बहुत ख़तरनाक गुफ्तगू हुई है ये। मेरा ख्याल है कि हमारे लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत अहम है। मैं चाहूँगा कि हम रफ्ता रफ्ता आपके साथ बैठें और मुख्तलिफ और जो रिपोर्ट्स हैं जो आपने इन्वेस्टिगेट की हैं, जिसके कोई नतीजा निकला है, हम उस पर बात करते रहें। हम इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को देते रहेंगे, बताते रहेंगे। मैं यहाँ बात कहता हूँ कि इस्लाम का एक उसूल है बहुत ज़बरदस्त, सगे रिश्तों के हवाले से भी इस्लाम ने कुछ हदूद रखी हुई हैं, बाप बेटी के हवाले से भी हदूद रखा हुआ है। हमारे यहाँ इस पर तनकीद शुरू हो जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि बाप बेटी के दरमियान भी एक हद इस्लाम ने कायम की है। जब बेटी जवान हो जाती है, कमरे में दाखिल होते हुए नॉक करके जाने की जो बात है वो इसीलिए कि वो लिहाज कायम रहे। आपसे भी दरख्वास्त है, अपने बच्चों की इबादत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, और उन बच्चियों को ख़ास तौर पे
सगे रिश्तों के हवाले से भी बताएं कि उनके साथ किस तरह मोहतात रहना है उनको। उम्मत डिजिटल के साथ वाबस्ता रहें, शेयर कीजिएगा इस बहुत अहम पॉडकास्ट को। इसलिए भी शेयर कीजिएगा कि हमारा मकसद ये कि इस माशरे में हम लोगों को अवेयर कर सकें। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि उम्मत डिजिटल के साथ वाबस्ता भी रहें और इस माशरे के इस्लाम में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।